हाँ, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से उसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि जैव प्रक्रम के कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो जैव प्रक्रम की क्रियाएं कौन कौन से हैं? तो सब पोषण, पोषण, श्वसन, परिवहन या वहन और उत्सर्जन। उत्सर्जन, ये चार जो है वह जैव प्रक्रम के क्रियाएं हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। इसके बिना कोई भी जीव जो है वह जीवित नहीं रह सकता है। तो आपसे पूछेगा ऐसे कि निम्न में कौन सी जैव प्रक्रम की क्रियाएं हैं। तो इसमें से कोई तीन दिया रहेगा और दिया रहेगा कि सभी। तो कोई जब तीन दिया रहेगा और चौथा ऑप्शन होगा क्या, इनमें सभी, तो सभी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी जीव से संबंधित कोई भी क्रिया होगी तो जैव प्रक्रम नहीं होगा, उसको जैविक क्रिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जैविक क्रिया। तो इससे दो गो ऑब्जेक्टिव बनता है कि इनमें से कौन जैव प्रक्रम की क्रिया है। तो कुछ तीसरा जो है, तीन चार ऑप्शन में तीन कुछ डिफरेंट रहेगा, एक ऑप्शन इसमें से कोई एक रहेगा। उसके बाद दूसरा ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन जैव प्रक्रम की क्रिया नहीं है। तो तीन ये रहेगा और एक कुछ इसके अतिरिक्त दूसरा रहेगा, तो वो जैव प्रक्रम की क्रियाएं नहीं होंगी। उसके बाद आपसे पूछेगा कि निम्न में कौन जैविक क्रिया है, यानी कि जीवों में होने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो ऐसे पूछ सकता है आपसे पोषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद आप जनन और दे देगा सभी। तो पूछा जा रहा है कि जीवों में होने वाली कौन कौन सी क्रिया है। तो ये सभी क्रियाएं जीवों में ही होती है, तो यह सभी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पोषण से संबंधित कि पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषी कि विषमपोषी। तो क्या होता है? स्वपोषी। क्या? स्वपोषी। पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण। उसके बाद स्वपोषी पोषण, अब जो ये क्रिया स्वपोषी पोषण, उस पोषण को कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसको स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में जो क्रिया होती है पौधा में, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पौधा अपना भोजन जिस क्रिया के माध्यम से बनाता है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो जब धूप निकलती है, सूर्य का प्रकाश पादप के पत्ती पर पड़ता है, तब वह पादप के जो पत्ती है वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण आया रहता है। पत्ती में होता है क्लोरोफिल। इस सब की उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में कि रात में, कि कभी भी हो सकती है कि कभी नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? दिन में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो अभी बताया गया आपसे कि क्लोरोफिल प्रकाश पादप के पत्ती में होता है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होने से कौन सा गैस जो है पौधा उत्सर्जित करते हैं, कौन सा गैस उसको वह छोड़ते हैं। तो वायुमंडल में कौन सा गैस छोड़ा जाता है पौधा के द्वारा? O2। ठीक, किसका? O2 का। उसके बाद आप पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 कहाँ से उत्सर्जित होता है, तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल के अपघटन से। कहाँ से? जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण में जो पादप जल के माध्यम से जल का अवशोषित किया गया करता है, तो वही जल का अपघटन होता है सूर्य के एनर्जी से।
और इसमें से जल जो है दो भाग में डिवाइड हो जाता है, H2 और O2। तो वह O2 जो है CO2 के साथ संयोग होने से C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बन जाता है। और जो O2 है वह उत्सर्जी उत्पाद के रूप में उसमें से निकल जाता है। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में O2 जो है वह कहाँ से उत्पन्न होता है, तो जल के अपघटन से। कहाँ से? जल के अपघटन से, जल के अपघटन से, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हरे पौधे को क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है उत्पादक। उत्पादक क्यों? क्योंकि यही जो है वह बाकी सारे जीव जंतुओं के लिए पोषण के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है उत्पादक। अब हम लोग पोषण से यानी कि जो विषम पोषी पोषण होता है, अब पूछा जाए आपसे कि पेड़ पौधा के छोड़कर बाकी सारे जीव जंतुओं में किस प्रकार का पोषण होता है? किस प्रकार का पोषण? विषम पोषी। विषम पोषी या इसको परपोषी भी बोला जाता है। क्या? परपोषी पोषण, ठीक है। तो पेड़ पौधा के छोड़कर जितने जीव जंतु है सब में यही होता है। उसके बाद हम लोग 11 नंबर में देखते हैं, 11 नंबर में कि मानव में जो पोषण की क्रिया होती है उसमें जब भोजन का ग्रहण किया जाता है तो जो ग्रासनली होता है यानी कि यहाँ से जहाँ से भोजन निकला जाता है वहाँ से लेकर अमाशय के बीच का जो आहार नाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रासनली। उसमें जो भोजन की गति होती है उसको बोला जाता है क्रमाकुंचक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानव में पोषण में चाहे या क्रमाकुंचक गति कहाँ पर होती है? क्रमाकुंचक गति कहाँ पर होती है? तो कहाँ होगा जी? ग्रास नली में। ग्रास नली में। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ग्रास नली से होते हुए भोजन जो है वह कहाँ जाता है? तो अमाशय में। कहाँ? अमाशय में, ठीक। उसके बाद पूछेगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl अम्ल। उसके बाद पूछेगा कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में। कौन सा माध्यम में? अम्लीय माध्यम। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत। छोटी जो आंत है वह सबसे बड़ी होती है लेंथ में, लंबाई में। छोटी आंत। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या हो गया? छोटी आंत। भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पूरा होती है? तो छोटी आंत में। कहाँ पूरा होती है? छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ पूरा होती है? छोटी आंत में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शुद्ध रक्त में क्या घुला होता है? O2। अशुद्ध रक्त में क्या होता है घुला? CO2, ठीक है। तो पोषण से संबंधित ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मानव में एक ऐसा अंग बताएं जो अवशेषी हो। अपेंडिक्स या परिशेषिका। परिशेषिका या इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है, ये पोषण से संबंधित ये प्रश्न हो गए। इसके बाद आपसे पूछ सकता है परिवहन से संबंधित कि मानव में हृदय किस क्रिया से संबंधित अंग है? हृदय जो है वह किस क्रिया से संबंधित अंग है? तो वहन से। किसे? वहन से। उसके बाद पूछेगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि मानव हृदय जो है वह एक बार में कितने बार वह क्या करता है? धड़कता है। तो कितना बार होता है?
तो एक वयस्क में 72 बार, कितना बार? 72 बार, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हमारे शरीर में रक्त को परिवहन करने के लिए उस पर कौन सा अंग दबाव डालता है रक्त पर? तो क्या होगा? हृदय होगा। क्या होगा? हृदय, हृदय, ठीक है, हृदय। उसके बाद पूछ सकता है कि शुद्ध रक्त किस रक्त वाहिका में वहन होता है? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त जो है वह किस में? धमनी में कि शिरा में? किस में होगा? धमनी में। किस में? शुद्ध रक्त जो है वह धमनी में प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त किस में? शिरा में। शुद्ध रक्त में रक्त का प्रवाह का गति क्या होता है? 120 mm। शिरा में रक्त का प्रवाह 80 mm। तो वही आपसे पूछा जाए कि मानव में रक्त दाब कितना होगा? रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80। आपसे पूछा जाए कि रक्त दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो होगा एस्फाइगमोमैनोमीटर से, एस्फाइगमोमैनोमीटर। उसके बाद ये हो गया हमारा वहन तंत्र से संबंधित। उसके बाद वृक्क आता है उत्सर्जन तंत्र से। तो आपसे पूछ सकता है कि मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन से। उसके बाद पूछ सकता है कि मानव में कितने वृक्क होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। उसके बाद पूछ सकता है कि वृक्क के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन या वृक्काणु, नेफ्रॉन या वृक्काणु। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि फुफ्फुस जो है किससे संबंधित अंग है? मानव में फुफ्फुस किससे संबंधित है? श्वसन से। उसके बाद पूछ सकता है कि पित्त है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से? यकृत से। कहाँ से? यकृत, यकृत से या लीवर। पित्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये प्रथम चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ कवर कर लिए। इसको आप पढ़िए, आपके परीक्षाओं में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता है आएगा। थैंक यू।